एक सन्यासी से भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के 21वें और देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी, जिनकी कार्यशैली ने उत्तर प्रदेश की छवि ही बदल कर रख दी। वर्ष 2017 से पहले जहां उत्तर प्रदेश एक पिछड़े राज्यों में आता था, जहां उत्तर प्रदेश एक ऐसे राज्यों में आता था जहां पर कि अपराध का बोलबाला है, वहीं वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश विश्व पटल पर प्रगति कर रहा है। उत्तर प्रदेश भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों की सूची में आ गया है। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त होता जा रहा है। जिनकी कर्मठता और जिनकी कार्यशैली की उनके विरोधी भी दबे स्वर में अक्सर तारीफ करते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं योगी आदित्यनाथ जी की जन्म कुंडली का बहुत ही डिटेल में विश्लेषण करने वाले हैं। विश्लेषण करेंगे कि किन योगों ने उनको एक सन्यासी से देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की सूची में शुमार कर दिया। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसको कि दूसरे राज्य के लोग भी चाहते हैं कि हमारे राज्य में योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री हो। किन योगों की वजह से योगी आदित्यनाथ जी ने संन्यास लिया, उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का निर्णय लिया। आप जो बोर्ड पर ये जन्म कुंडली देख रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ जी की जन्म कुंडली है जो कि मैंने वृश्चिक लगन के लिए है। अगर आप अलग अलग वेबसाइट्स पर इंटरनेट में जाएंगे तो आपको सिंह लगन की कुंडली मिलेगी, किंतु मैंने यहाँ पर सिंह लगन नहीं लिया है। आप अलग अलग वेबसाइट्स पर देखेंगे तो कोई भी कंफर्मेशन इनके जन्म समय की नहीं है। तो ऐसे में हमारा दायित्व हो जाता है कि उनके जीवन से, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर से, उनकी पर्सनालिटी से उनके लग्न का निर्धारण करें और फिर उनकी कुंडली का विश्लेषण करें। तो सबसे पहले किस वजह से मैंने उनका वृश्चिक लगन लिया है, सिंह लगन क्यों नहीं लिया, इसी पर चर्चा करते हैं। और फिर उसके बाद इसी लग्न से क्यों इस लगन को मैंने इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनकी लाइफ में दी और उनके जीवन को जानने का प्रयास करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जी एक निडर स्वभाव के नेता हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो भी निर्णय लेते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कठोरता के साथ और सोच विचार कर निर्णय लेते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी को उनके निर्णयों से हटाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। मोदी जी के बाद अगर देश में किसी की सबसे साफ सुथरी छवि है तो वो है योगी आदित्यनाथ। आपने देखा होगा मोदी जी का लगन वृश्चिक है और लगभग वही स्वभाव योगी आदित्यनाथ जी के अंदर पाया जाता है। वो बहुत ही जुझारूपन के साथ अपने निर्णय को लेते हैं और कई बार उनके कठोर निर्णयों की वजह से उनके विरोधी और हो सकता है उनके सहयोगी या फिर उनके चाहने वाले भी उनको पसंद नहीं करते, जैसा कि अक्सर मोदी जी के साथ होता है। विरोध उनके साथ चलता रहता है। मोदी जी के स्वभाव में आपने देखा एक बार जो निर्णय ले दिया उसके बाद मैं अपनी भी नहीं सुनता, सेम क्वालिटी योगी जी में है। उसके बाद आपने अक्सर सुना होगा कि योगी आदित्यनाथ जी कभी भी गुस्सा नहीं करते। योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही सोच विचार कर सभी बातों को कहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही कर्मठ, बहुत ही जुझारू और बहुत ही मेहनती नेता हैं। अगर हम यहाँ सिंह लगन लेते हैं तो आप देखेंगे कि सिंह लगन वाले जातकों के अंदर राज करने की क्षमता तो होती है, किंतु वो कहीं ना कहीं अपना रौब दिखाते हैं। राजाओं वाली क्वालिटी होती है, सेवक वाली क्वालिटी आप सिंह लगन वाले जातकों में अक्सर नहीं देखेंगे, जबकि योगी आदित्यनाथ जी एक सेवक की तरह काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी आपने देखा होगा इस कोरोना काल में भी कितने ज़्यादा उन्होंने वर्क किया। अस्पतालों में जाकर अस्पतालों की व्यवस्था देखी, मरीजों के हाल चाल को जाना, जगह जगह उन्होंने इंस्पेक्शंस किए। तो ऐसी कर्मठता किसी भी स्थिति में सिंह लगन नहीं दे सकता। उसके बाद आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ जी की जो हाइट है वो 5 फुट 4 इंच है, जबकि सिंह लगन वाले जातक आपको 5 फुट 6 इंच से ऊपर ही मिलेंगे। 5 फुट 6 इंच तो मैं कम ही बता रहा हूँ, अक्सर 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 11 इंच, 6 फुट के आसपास सिंह लगन वाले जातकों की हाइट होती है और चेहरे पर अक्सर एक रौब दिखेगा। जबकि आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर एक शांत स्वभाव भी दिखता है। बेबाकी से बोलते हैं, वो वृश्चिक लगन के कारण है। बेबाकी से बोलते हैं मगर रौब से नहीं बोलते। उनको सत्ता का नशा नहीं है,
वो सेवा के भाव से बोलते हैं। उसके बाद आगे उनके जीवन पर चलेंगे तो आपको ज्ञात होगा किस तरह से इनका जन्म लग्न केवल और केवल वृश्चिक बनता है, किस वजह से इनका विवाह नहीं हुआ। अगर सिंह लगन को लेते हैं तो इनका विवाह हो सकता था, वृश्चिक लगन लेते हैं तो विवाह की प्रॉमिस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इसी के ऊपर कि इस कुंडली में क्या योग हैं जो अविवाहित इनको बनाते हैं या जो योग इनको एक सन्यासी बनाते हैं। देखिएगा, मैंने वृश्चिक लगन लिया है। लग्नेश आप देखेंगे अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का, संन्यास का, वैराग्य का भाव अक्सर कहा जाता है। चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा है। आप देखेंगे जिन भी जातकों का चंद्र चतुर्थ भाव में होता है वो जातक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। और अगर चंद्रमा पर अष्टम भाव का भी, अष्टम भाव से किसी ग्रह का प्रभाव आता है तो ऐसे में ऐसे जातकों के मन में वैराग्य की भावना बहुत ज़्यादा घर कर जाती है। उसके बाद आप देखेंगे केतु नवम भाव में बैठा है। नवम भाव आपके धर्म का भाव है, मंदिर को शो करता है। चंद्र की राशि में केतु बैठा है तो ऐसे में मन, जो कि चंद्र आपका मन है, उसमें वैराग्य की भावना को शो करता है। व्यक्ति के जो कर्म है उसमें वैराग्य की भावना को शो करता है, क्योंकि लगन पर भी केतु का प्रभाव है। उसके बाद आप देखेंगे गुरु यहाँ पर वक्री है। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज में आपके साथ एक सूत्र शेयर किया है, जब भी गुरु के ऊपर केतु का प्रभाव होगा, शनि के ऊपर केतु का प्रभाव होगा तो ऐसा व्यक्ति धर्म, धार्मिक संस्थान की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होगा। 22 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे शनि से अगले भाव में मंगल बैठा है, फिर आगे केतु बैठा है। तो मैंने एक और योग आपके साथ शेयर किया था कि जब भी किसी व्यक्ति के शनि के ऊपर मंगल और केतु का प्रभाव होता है तो कई बार ये योग भी व्यक्ति को वैराग्य की भावना दे देता है। ऐसे लोग संन्यास की तरफ जाने की इच्छा रखते हैं। अब बात आती है कि ठीक है, वैराग्य की भावना तो बहुत सारे लोगों में आ जाती है, मगर शादी नहीं हुई इसको कैसे समझे। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपके साथ एक बहुत ही सटीक योग शेयर किया था। मैंने आपसे कहा था कि जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल के ऊपर केतु का प्रभाव होता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर विवाह करने की इच्छा न्यून हो जाती है। और इस कुंडली में तो मंगल लग्नेश होकर अष्टम भाव में बैठा है, गुप्त रहस्यों के, वैराग्यों के भाव में बैठा है, और उससे दूसरे भाव में केतु का प्रभाव है जो कि धर्म भाव से दे रहा है। और दूसरे भाव में जो राशि है जहां पर केतु बैठा है वो मंगल की नीच राशि है। तो ऐसे में मंगल, जो कि पौरुष शक्ति को शो करता है, वो वैराग्य के भाव में बैठकर मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये इंसान वैराग्य की तरफ जा सकता है, ये इंसान संन्यास ले सकता है। किंतु बहुत सारी चीजें मैं अक्सर ज्योतिष में कहता हूं आपकी कुंडली शो करती है, किंतु वो कितने एफर्ट से आप उनको प्राप्त करेंगे ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। ईश्वर ने आपको एक रोड मैप दिया है आपकी कुंडली के रूप में, आपको योग दिए हैं। आप इन योगों को कितना अपने जीवन में प्राप्त कर पाते हैं, आप कितनी ऊंचाइयों पर जा पाते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपको दी है। कुंडली में बहुत सारे लोगों की बड़े से बड़े राजयोग बनते हैं, किंतु फिर भी वो साधारण व्यक्ति रह जाते हैं। तो इसलिए हमेशा कहा गया है कि आप कर्म कीजिएगा। अगर आप कर्म करेंगे तो आपकी कुंडली के खराब योग भी बहुत अच्छे फल देंगे। जैसे कि आप इस कुंडली में देखेंगे कि किस तरह से राजयोगों ने इतना बड़ा फल दिया कि वो देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए। कर्मठता की अगर बात करें तो आप देखेंगे इस कुंडली में तृतीय भाव में राहु है। और मैंने जब तीसरे भाव वाली वीडियो आपके साथ शेयर की थी, मैंने उसमें बहुत ही क्लियर शब्दों में आपसे कहा था कि जब भी किसी व्यक्ति के तीसरे भाव में राहु होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही कर्मठ होता है, हैंड स्किल में एक्सपर्ट होता है और बहुत ही मेहनत के साथ जीवन में कुछ प्राप्त करता है या बहुत ही मेहनत करता है। तो वो भी आप इस कुंडली में देख सकते हैं। और राहु बैठा भी शनि की राशि में है, तो शनि की राशि में जब राहु बैठता है तो ऐसे में कर्मठता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब बात करते हैं इस कुंडली के राजयोगों की। आप देखेंगे इस कुंडली में शनि और सूर्य युति में बैठी है। मैंने शनि सूर्य युति वाली वीडियो में आपसे बहुत ही क्लियरली कहा था कि जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि और सूर्य का संबंध होता है तो
ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में मिलेगा या किसी ना किसी तरह से गवर्नमेंट से कोई लाभ प्राप्त करेगा, किसी ना किसी तरह से पॉलिटिकल फील्ड में एक्टिव हो जाएगा। अब आप देखेंगे इस कुंडली में केंद्र में शनि और सूर्य की युति है। शनि और सूर्य की युति ही अपने आप में पर्याप्त है ये कहने के लिए कि ये जातक एक पॉलिटिशियन बन सकता है। उसके ऊपर आप देखेंगे गुरु की सप्तम दृष्टि आ जाती है, क्योंकि गुरु वक्री है। गुरु जब वक्री होकर शनि और सूर्य को प्रभाव देता है तो ऐसे में यहाँ पर कर्म धर्म राजयोग बनता है। और मैंने कर्म धर्म राजयोग वाली वीडियो में आपसे कहा था कि ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत ही उच्च पद पर जाते हैं। ऐसे लोगों की कुंडली आप देखेंगे IAS PCS लेवल की होती है। अब योगी आदित्यनाथ जी तो उतने बड़े लेवल पर पहुंच गए कि IAS और PCS को अपने अंडर में काम कराते हैं। गुरु की मंगल के ऊपर भी दृष्टि है, तो गुरु मंगल सूर्य शनि ये योग बनता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही हाई अथॉरिटी को शो करता है। उसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली में बुध और शुक्र का परिवर्तन है। बुध और शुक्र का परिवर्तन होने से आप देखेंगे बुध के 2 भाव में भी केतु आ जाता है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी के अलावा मोदी जी की कुंडली में मैंने आपसे कहा था कि जब भी बुध के ऊपर केतु का प्रभाव आता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सूक्ष्म एनालिसिस करने वाला होता है, बहुत ही बेबाकी के साथ बोलने वाला होता है, बहुत ही अच्छा वक्ता होता है। तो वो योग भी आपको इस कुंडली में दिख जाएगा। अब बात करते हैं, इन्होंने 22 वर्ष की आयु में संन्यास तो ले लिया, इन्होंने विवाह नहीं किया, क्या इनकी लाइफ में कभी कोई लड़की आई नहीं होगी? जहाँ तक मैं इनकी कुंडली देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि 18 वर्ष की आयु में इनके जीवन में कोई सुंदर कन्या जरूर आई होगी, क्योंकि यहाँ पर बुध और शुक्र का परिवर्तन है। अष्टम भाव में मंगल बैठा है और मंगल के ऊपर बुध और शुक्र का प्रभाव आ जाता है, गुरु के ऊपर शुक्र की बुध की दृष्टि आ जाती है। तो ऐसे में अक्सर इनकी कुंडली बताती है कि 18 वर्ष की आयु में कोई सुंदर कन्या आई होगी। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा है। मैं जो कुंडली में दिख रहा है उसके हिसाब से कह रहा हूँ। मैं खैर योगी जी के ऊपर कोई सवाल नहीं लगा रहा, तो ऐसा मुझे लगता है। बाकी योगी जी जाने और ईश्वर जाने। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। भाई गर्मी बहुत है तो अपने लाइक्स और कमेंट्स की ठंडक भेजते रहिएगा और जुड़ेगा एस्ट्रो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।